कहां पर थे हम समझ रहे थे स्वर को। तो स्वर में मैंने डेफिनेशन दी दो। पहली डेफिनेशन क्या, कि आवाज की स्थिरता को स्वर कहते हैं। जी। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन जो शास्त्रीय है वो क्या है, कि सामवेद से ली हुई 22 श्रुतियों में से चुने हुए 7 श्रुति स्थान स्वर कहलाए, जो कि षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद हैं। इन्हीं को हम सारे गामा पाधा नी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है। तो आप फिर से बताना सर, फुल फॉर्म बताना सर। फुल फॉर्म है सा का षडज, रे का ऋषभ, गा का गांधार, मा का मध्यम, पा का पंचम, धा का धैवत और नी का निषाद। ये 7 स्वर हैं। ठीक है। माँ का क्या है सर? माँ का मा का मध्यम, मध्यम, हाँ, पा का पंचम, पंचम, ठीक है सर। धा का धैवत ठीक। और नी का निषाद। ठीक है। तो ये 7 स्वर हैं। बात समझ में आई? स्वर की डेफिनेशन समझ में आ गई? सामवेद से ली हुई 22 श्रुतियों में से चुने हुए 7 श्रुति स्थान षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद 7 स्वर कहलाते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब समझेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो फिजिकल प्रकार स्वरों के 3 हैं। ठीक है। और लिखने के लेखन के तौर पे स्वरों के 5 प्रकार हैं। ठीक है। अब इस बात को भी समझिए, जो फिजिकल प्रकार है वो 3 है। वो कौन कौन से? 7 तो शुद्ध स्वर होते हैं। ठीक है। क्या सर, सुनाई नहीं दिया? स्वरों के जो प्रकार हैं, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। हाँ, तो स्वरों के जो प्रकार हैं, स्वर कितने प्रकार के हैं यदि कोई पूछे तो उसको प्रमुख प्रकार तो 3 ही हैं, लेकिन लिखते समय 5 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार है शुद्ध स्वर। सारे गामा पधा नी 4 स्वर सप्तक में, 7 स्वर सप्तक में शुद्ध होते हैं। ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रकार होता है कोमल, कोमल स्वर। तो 4 स्वर सप्तक में कोमल भी होते हैं। सा और रे, शुद्ध सा और रे के बीच में एक होता है कोमल रे। फिर शुद्ध रे और गा के बीच में एक होता है कोमल गा। फिर शुद्ध पा और धा के बीच में होता है कोमल धा। फिर शुद्ध धा और नी के बीच में होता है कोमल नी। ठीक है। तो ये 4 स्वर कोमल होते हैं। कौन कौन से? रे, गा, धा, नी, जो कि शुद्ध भी होते हैं और कोमल भी होते हैं। ठीक है। अब एक स्वर ऐसा होता है जो कि तीव्र होता है, वो होता है मध्यम, यानी कि मां। शुद्ध मां और पा के बीच में जो स्वर होता है, शुद्ध मां और पा के बीच में जो स्वर होता है, व्हाइट नोट, उसको बोलते हैं तीव्र मध्यम। ठीक है। तीव्र। ठीक है। अब इसको तीव्र बोलने का कारण यह है कि शुद्ध रे के पहले कोमल रे होता है, शुद्ध गा के पहले कोमल गा होता है, शुद्ध धा के पहले कोमल धा होता है, शुद्ध नी के पहले कोमल नी होता है। लेकिन ये जो मां होता है, मां के जस्ट पहले ऑलरेडी गा होता है। कोमल नहीं हो सकता। ठीक है। तो मां जो है वो अपने दूसरे रूप में, सेकंड फॉर्म में आता है अपने से आगे वाले स्वर पे। वो उसके पीछे वाले स्वर पे तो गा हो जाएगा, लेकिन मां के आगे जस्ट पास में जो सफेद स्वर है वो तीव्र मध्यम कहलाता है। तीव्र इसीलिए कहलाता है क्योंकि उसकी आवाज अपने शुद्ध स्वर से अधिक होती है। ठीक है। तो अब यहां पर सारे स्वर कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं और 1 तीव्र स्वर होता है। ठीक है। कुल कितने हो गए? 7 4 11 और 1 12। एक सप्तक में कुल मिलाकर सभी प्रकार के स्वरों को यदि हम मिला लें तो 12 स्वर होते हैं। ठीक है।
यहां तक बात समझ में आई? जी सर। यस सर। अब समझेंगे, देखना, अभी मैंने आपको बतलाया कि 3 प्रकार होते हैं। हाँ होते हैं, 3 ही होते हैं, 3 के अलावा कोई चौथा नहीं है, लेकिन कुछ इनके नाम और भी है, ठीक है ना। अब वो क्या है? जैसे जो स्वर, ऐसे स्वर होते हैं जिनका शुद्ध और कोमल या शुद्ध और तीव्र 2 स्वरूप होते हैं, उन स्वरों को चल स्वर भी कहा जाता है। क्या? चल स्वर। चल स्वर। हाँ चल स्वर। हाँ, चल, चल मतलब चल, चल स्वर, ठीक है। अब इसको चल स्वर क्यों कहते हैं? इसको चल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 2 स्वरूप होते हैं, ये अपने स्थान से चलते हैं, दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाते हैं। मतलब रे 2 हो गए, गा 2 हो गए, मा भी 2 हो गए शुद्ध और तीव्र, धा भी 2 हो गए शुद्ध और कोमल, नी भी 2 हो गए, ये अपने स्थान से चले ना। तो ऐसे स्वर जो अपने स्थान पर एक ना होकर के 2 होते हैं, शुद्ध और कोमल या शुद्ध और तीव्र, ऐसे स्वरों को चल स्वर कहते हैं, ठीक है। अब इसके जब 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 चल स्वर है तो अचल स्वर भी होगा, जी। ठीक है। कोई यदि स्वर अपने स्थान से हटने वाला स्वर है और 2 रूप में परिवर्तित होने वाला स्वर है तो ऐसा स्वर भी होगा जो अपने स्थान पर एक ही रहता है ना। वो होता है अचल स्वर। सर, हाँ, ये चल स्वर की डेफिनेशन बताना जरा, इसके रूप। देखिए, ऐसे स्वर जो अपने शुद्ध स्थान से हटकर कोमल या तीव्र में परिवर्तित हो जाते हैं वे सभी स्वर चल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत करना, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। और आसानी से समझ में आ जाएगा उसमें, और बार बार देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि जो स्वर अपने शुद्ध रूप से चल करके कोमल या तीव्र में परिवर्तित होते हैं वे सभी स्वर चल स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्वर भी होते हैं जो अचल स्वर हो, तो वो कौन कौन से होते हैं वो मैं बतला रहा हूं। सा और पा, सा और पा सप्तक में 2 स्वर ऐसे हैं जो अचल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब ये अचल स्वर क्यों कहलाते हैं? इसका कारण ये कि सा के जस्ट पास में आगे की तरफ कोमल रे होता है और सा के जस्ट पहले पीछे की तरफ शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो सा सिंगल है, सा का ना तो कोई कोमल है ना तीव्र है। यही सेम कंडीशन पा के साथ भी है। पा के जस्ट पहले तीव्र मध्यम होता है, तीव्र मा, और पा के जस्ट बाद में कोमल धा होता है, ठीक है। तो पा भी सिंगल है और सा भी सिंगल है, ये अपने आप में ही संपूर्ण है, ये अचल स्वर है और यही सप्तक के सर्वश्रेष्ठ स्वर भी कहलाते हैं, सा और पा। इसीलिए अधिकतर जब राग रागनियां गाई जाती हैं तो सा और पा बजाकर ही गाई जाते हैं, अधिकांश सापा लगा करके। तानपुरे में कभी भी देखा जाए यदि तानपुरा मिलाया जाए तो कुछ रागों को छोड़ करके अपवाद स्वरूप बाकी अन्य सभी रागों में सा और पा की स्वर संगति लेकर ही गाया बजाया जाता है, ठीक है। कारण क्योंकि ये अचल स्वर है, सप्तक के सर्वश्रेष्ठ स्वर है, ठीक है। अब मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, सप्तक कितनी बार बोल दिया मैंने, ठीक है। तो सप्तक क्या होता है? कौन बतलाएगा? सात स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। 7 स्वरों के समूह को, जिस प्रकार से 7 दिनों के समूह को सप्ताह बोलते हैं उसी प्रकार से 7 स्वरों के समूह को सप्तक बोलते हैं, ठीक है।
सप्तक को एक चीज और बोला जाता है जो पुराने जमाने में बोलते थे, ग्राम। ठीक है, पुराने जमाने में वेदों में कहीं पर लिखा हुआ यदि आप पढ़ेंगे, पुराने ग्रंथों में यदि पढ़ेंगे तो वहां पर सप्तक शब्द को ग्राम से भी संबोधित किया गया है। सप्तक की जगह पर ग्राम भी क्यों बोला। किया था? अब उसका कारण उसको ग्राम क्यों कहा? ग्राम का मतलब होता है गांव। हाँ। ठीक है, कुछ लोग हारमोनियम को पेटी बोलते हैं। हाँ। जी। क्यों बोलते हैं? पेटी से आकार का रहता है सेम। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो पेटी जैसा दिखाए। पहले पुराने जमाने में संदूक चला करते थे, टाइप का वो दिखता है, देखने में पेटी जैसा है। ठीक है ना, देखने में संदूक जैसा, इसलिए उसको पेटी बोलते हैं। पेटी जैसा उसमें कुछ नहीं, उसमें कोई बिस्तर नहीं रख सकते, उसमें कोई सामान नहीं रखा जा सकता। ठीक है ना, लेकिन उसको बोलते हैं पेटी। क्यों? क्योंकि वो देखने में वैसा है। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहां पर ग्राम क्यों कहा गया सप्तक को? उसका कारण ये है कि अभी हमारे जो देश में जो अभी कानून व्यवस्था है वो क्या है? हमारे देश में जो अभी राज जो चल रहा है, जो इसमें जो हम लोगों के रहने का, हम लोगों के एक जीवन यापन करने की जो व्यवस्था है वो क्या है? प्रजातंत्र है। क्या है? प्रजातंत्र। ठीक है ना, जो शासन चल रहा है वो प्रजातंत्र के माध्यम से चल रहा है। लेकिन जब राजतंत्र था, समझिएगा, जब राजा महाराजाओं का जमाना था, उस समय एक कानून था, एक नियम था। वो ये नियम था कि जिस जगह पर कम से कम 7 घर होंगे उस जगह को एक गांव घोषित कर दिया जाता था। बात समझ में आई? अब ये सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है संगीत से। जिस जगह पर 7 घर होंगे उसे एक ग्राम घोषित कर देंगे। तो यहाँ पर चूंकि वहां पर भी 7 घर हैं, यहाँ पर भी 7 स्वर है, तो इसे भी ग्राम। ठीक है, सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था। आप पूछिए। सप्तक में 7 स्वर होते हैं, 12 स्वर? देखिए, सप्तक में 7 ही स्वर हैं। यदि 12 स्वर होते तो फिर उसका नाम कुछ और होता। नहीं, जैसे तीव्र और इनको जोड़ते हैं। हाँ, ये स्वरों के प्रकार हैं। मतलब कोमल और अच्छा प्रकार है। ये प्रकार 12 प्रकार हो गए, है ना? 12 प्रकार नहीं है, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? कोमल, तीव्र और शुद्ध, शुद्ध, है ना? कोमल, तीव्र और शुद्ध, ये 12 प्रकार हैं। स्वर तो 7 ही हैं। 12 नहीं, 3 प्रकार है, स्वर तो 7 ही हैं। ठीक है, अब इनको कुल मिलाकर के यदि तीनों प्रकारों को जोड़ लिया जाए तो 12 हो जाते हैं। लेकिन वो 12 स्वर नहीं गिने जाएंगे। रे एक ही गिना जाएगा, चाहे कोमल हो चाहे शुद्ध हो। गा एक ही गिना जाएगा, चाहे कोमल हो चाहे शुद्ध हो। माँ एक ही गिना जाएगा, चाहे वो माँ तीव्र हो चाहे शुद्ध हो। धा एक ही गिना जाएगा, चाहे वो कोमल हो या शुद्ध हो। नी एक ही गिना जाएगा, चाहे वो कोमल हो या शुद्ध हो। ठीक है, क्योंकि उच्चारण तो नी ही है ना। उच्चारण में माँ को कुछ और बोलेंगे नहीं, माँ को माँ ही बोलेंगे, गा को गा ही बोलेंगे, चाहे कोमल हो चाहे शुद्ध हो। रे को रे ही बोलेंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से उच्चारण क्योंकि उनका सेम है, इसलिए स्वर 7 ही हैं। ठीक है, हाँ, उनकी आवृत्ति की संख्या, उनकी जो कंपन है, उसकी जो आवृत्ति है वो जरूर चेंज है, इसीलिए उनके प्रकार अलग है। ये बात समझ में आई? सर जैसे सर एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछो। सर ये आपने बता शुद्ध स्वर, कोमल स्वर में चल स्वर, अचल स्वर भी ऐड किए जाएंगे, तो अलग है। समझो, चल स्वर अचल स्वर है। अब इसको ऐसे समझो कि एक व्यक्ति की आंख नहीं है, समझना। एक व्यक्ति की आंख नहीं है, एक व्यक्ति का एक हाथ नहीं है, एक व्यक्ति का एक पैर नहीं है। ठीक है, आंख नहीं है उसको क्या बोलेंगे? काणा। हाथ नहीं है उसको क्या बोलेंगे? लूला। जिसका पैर नहीं है वो क्या कहलाएगा? लंगड़ा। ठीक है ना,
अब एक कैटेगरी में ये भी है कि एक व्यक्ति पूरा सही साठ है, तो उसको क्या बोलेंगे? सामान्य। ठीक है ना? हाँ तो अब काणा लूला लंगड़ा बोलने की जगह क्या हम उनको एक शब्द में अपाहिज बोल सकते हैं? बिल्कुल। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना सर, बताइए। अपाहिज बोल सकते हैं ना एक ही शब्द में। तो यहाँ पर कोमल या तीव्र ना बोलते हुए चल स्वर अचल स्वर बोल दिया है, मतलब वही है। अच्छा समझ गए सर। ठीक है। अच्छा, एक और होता है, एक शब्द और है इस चीज के लिए कि शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। कौन सा आपको सर? कहीं कहीं पर देखने को मिल जाएगा, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। स्वर। विकृत स्वर भी बोला जाता है चल स्वरों को, चल स्वरों को विकृत स्वर भी बोला जाता है। अब विकृत स्वर किस लिए बोला जाता है? कि जो शुद्ध नहीं है वो विकृत। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जब चल स्वर बोलेंगे तो दोनों स्वरों की बात हो रही है, शुद्ध और कोमल या तीव्र। लेकिन जब विकृत स्वर की बात हो रही है तब वहां पर शुद्ध स्वर नहीं होगा, वहां सिर्फ कोमल या तीव्र का ही बात की जाएगी। बात समझ में आई? चल स्वर और विकृत स्वर में फर्क क्या है? थोड़ा सा फर्क है। यदि हमने चल स्वर बोल दिया तो उसमें शुद्ध रे भी आ गया और कोमल रे भी आ गया। लेकिन यदि हमने विकृत स्वर बोला तो उसमें सिर्फ कोमल आएगा, शुद्ध नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। यदि हमने विकृत मां बोला तो दैट मीन्स तीव्र मध्यम की बात हो रही है, तीव्र मां की बात हो रही है। ठीक है ना? यदि हमने विकृत धा बोला तो मतलब कोमल धा की बात हो रही है। यदि हमने विकृत नी बोला मतलब कोमल नी की बात हो रही है। विकृत गा बोला तो कोमल गा की बात हो रही है। यस सर। ठीक है। लेकिन यदि हमने चल स्वर रे बोला तो वहां पर कोमल रे और शुद्ध रे दोनों की बात हो रही है। बात समझ में आई? चल स्वर मां बोला, सर यदि चल स्वर मां बोला तो वहां पर शुद्ध मां और तीव्र मां दोनों की बात हो रही। कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी नहीं सर, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ गई? और ठीक है। अब कुछ ऐसे नाम भी हैं स्वरों के जो जब हम राग सीखते हैं ना तब हमारे सामने आते हैं, कंडीशनल है। वो राग के नियम के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं स्वर। ठीक है। लेकिन उनके नामों के अपने को मतलब पता होना चाहिए। वो पहला नाम है वादी स्वर, दूसरा है संवादी स्वर, और तीसरा है अनुवादी स्वर, और चौथा है विवादी स्वर। अब ये चीज तब काम की है जब हम राग सीखते हैं। चार प्रकार सर हैं, फर्स्ट चार प्रकार हैं स्वरों के: वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर और विवादी स्वर। ठीक है। स्वर के प्रकार है। ये राग में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। हाँ, लेकिन राग में प्रयोग होते हैं ये लिखने में ही काम आएंगे। ये इनका मतलब कोई कोमल तीव्र या शुद्ध से नहीं है। ठीक है। ये लिखने में काम आएंगे लेकिन इनका महत्व राग में बहुत होगा। ठीक है। यस सर। आप समझेंगे। सबसे पहले वादी स्वर। वादी स्वर एक, इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक स्कूल है, स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो वादी स्वर है। सबसे महत्वपूर्ण स्वर राग का, अगर वो ना हो तो राग की सुंदरता खत्म। एक यदि राजा की सभा लगी हुई है तो उसमें जो राजा की भूमिका है वो वादी स्वर है। राग का ऐसा स्वर जो सबसे ज्यादा हाईलाइट होता हो, जिसके होने से राग की सुंदरता बढ़ती हो, उस स्वर को वादी स्वर कहते हैं। ठीक है? बात समझ में आई? यस सर।
राग का ऐसा स्वर जिससे राग की सुंदरता बढ़ती है उसको बार बार हाईलाइट किया जाता है, घूम फिर के उसी स्वर पर आया जाता है, ऐसा स्वर वादी स्वर कहलाता है। और इसी का ठीक 19, मतलब सुंदरता तो बढ़ाता है लेकिन उतनी नहीं बढ़ाता जितनी कि वादी स्वर बढ़ाता है। वो दूसरा स्वर होता है सुंदरता बढ़ाने वाला, उसको बोलते हैं समवादी स्वर। समवादी स्वर, वादी स्वर के समान, समवादी स्वर, लेकिन वादी स्वर नहीं है, मतलब प्रिंसिपल उसके बाद वाइस प्रिंसिपल। जहां पर प्रिंसिपल छुट्टी पर गए हुआ तो वहां पर वाइस प्रिंसिपल भी उसका काम चला देगा, उसके साइड से भी कोई सी भी फाइल आगे चल जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब महत्वपूर्ण तो है लेकिन उतना नहीं जितना प्रिंसिपल है, ठीक है ना, बात समझना। वादी स्वर से थोड़ा सा कम, मतलब राजा के दरबार में मंत्री की भूमिका, जब राजा नहीं है तो वहां पर मंत्री पूरा राजकाज देख लेता है, तो मंत्री की भूमिका जो निभा रहा है वो है संवादी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब वादी संवादी स्वरों के अलावा जो स्वर होता है वो होता है राग के अंदर अनुवादी स्वर। जितने भी स्वर बाकी के बचे वादी संवादी के अलावा वो सारे स्वर अनुवादी स्वर कहलाते हैं, अनुवादी स्वर, ठीक है। राग में प्रयुक्त किए जाने वाले, नियम के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाने वाले वादी संवादी के अतिरिक्त जितने भी स्वर होते हैं वो सभी अनुवादी स्वर कहलाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? नहीं आएगी तब समझ में आएगा जब आप राग सीखेंगे। देखो राग में दो स्वर तो प्रमुख हो गए, एक वादी एक संवादी। अब इसके अलावा राग में बाकी जितने भी स्वर यूज किए जा रहे हैं वो सभी स्वर, वादी संवादी के अलावा जितने भी स्वर हैं वो सभी अनुवादी स्वर कहलाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में एक प्रकार और होता है विकृत स्वर, विकृत नहीं सॉरी वर्जित स्वर। वर्जित स्वर वादी स्वर का जस्ट अपोजिट मान लो, ऐसा स्वर जिसको लगाने से राग की सुंदरता बिगड़े, पूर्णता जिसको लगाने की मनाही हो, वर्जित हो, जिसको लगाने से राग का स्वरूप बिगड़ रहा हो, ऐसा स्वर वर्जित स्वर कहलाता है। तो राग में 4 स्वरों के प्रमुख प्रकार होते हैं, पहला वादी, दूसरा संवादी, तीसरा अनुवादी और चौथा वर्जित, और एक और मैंने बोला था विवादी, एक और मैंने बोला था विवादी, विवादास्पद स्वर जिसमें विवाद हो। कुछ लोग तो कहें कि नहीं ये स्वर इस राग में आना चाहिए, कुछ लोग कहें कि नहीं नहीं आना चाहिए, ऐसा स्वर विवादी होता है, ठीक है। वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी और वर्जित, ये 5 प्रकार के स्वरों के नाम राग में प्रयोग किए जाते हैं, जब आप राग सीखेंगे तब के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी? तो आज जरा अभी अपन एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा, संगीत क्या होता है, तो गायन वादन तथा नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। इसमें एक विधा और है जो कि काव्य है, लेकिन काव्य को संगीत में नहीं यूज किया गया। क्यों? क्योंकि काव्य को लिखते समय संगीत की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी कवि सम्मेलन में संगीत प्रधान नहीं होता, संगीत होता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं होती उसकी, ठीक है ना। लेकिन संगीत में काव्य का उपयोग होता है, काव्य में संगीत का नहीं होता, इसलिए काव्य को संगीत से पृथक रखा गया है, ठीक है। बात समझ में आई? इसके बाद में मैंने बताया संगीत 2 चीजों पर बेस्ड है, वो क्या है, स्वर और ताल, ठीक है। 2 तालों पर आधारित होता है संगीत। तो अब इसमें ताल क्या है, ताल संगीत का आधार है, जो कि संस्कृत की तल धातु से ताल शब्द की उत्पत्ति है। तल का मतलब पेंदा, मकान की नींव जिस पर बाकी मकान बनना है। तो
बेस जो होता है जिस पर पूरी धुन बनेगी, पूरा गाना बनेगा, या पूरा भजन बनेगा, या पूरा गीत बनेगा, या पूरा राग बनेगा, तो वो बेस जो है वो उसकी ताल है। ठीक है। दूसरी चीज बतलाई मैंने, स्वर। स्वर क्या होता है? आवाज की स्थिरता को स्वर कहते हैं। सामवेद से ली हुई 22 श्रुतियों, 22 श्रुतियों में से चुनी हुई 7 श्रुति स्थान, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद, ये 7 स्वर कह रहा है। ठीक है। इसके बाद में स्वरों के प्रकार बतलाए हैं। कौन कौन से प्रकार? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ताल विभाग में यदि हम चलें तो ताल में मैंने बतलाया सम और मात्रा। ठीक है। मात्रा क्या होती है? सम से सम तक लगने वाले समय को या संगीत में लगने वाले समय को नापने की इकाई मात्रा कहलाती है। सम क्या होता है? ताल की वह मात्रा जहां पर ताल का एक आवर्तन पूर्ण हो, या ताल जहां से बजना प्रारंभ हो, या ताल का पूरा वजन जिस मात्रा पर आ रहा हो, उस मात्रा को सम कहते हैं। इसे गुणा के निशान से दर्शाते हैं। ठीक है। बात समझ में आ गई? बस आज के सेशन में इतना ही। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है क्वेश्चन को, मैं आपको उसका आंसर और डिटेल में दूंगा। ठीक है।